अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। तो गूगल्स लाइसियम जो है वो एक ऑनलाइन एकेडमी है जो अगस्त 2020 से काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोर देन 260 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट जॉब्स के टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स कर रहे हैं। तो गूगल्स लाइसियम को ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में एफपीएससी, पीपीएससी जितने भी वन पेपर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तैयारी करवाने वाली ये पहली ऑनलाइन अकेडमी है, ठीक है? तो अब मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। तो गूगल्स लाइसियम का फेसबुक पेज भी है, गूगल्स लाइसियम का यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टा पे अकाउंट भी है। तो आपने ये नाम आपने याद रख लेना है गूगल्स लाइसियम। तो आप लोग यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं गूगल्स लाइसियम की और स्पेशली प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश के लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है और आप लोगों के लिए और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो गूगल्स लाइसियम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा के ऊपर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करूँगा कुछ ना कुछ शेयर करना जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। इसके अलावा गूगल्स लाइसियम का यूट्यूब चैनल भी है, सॉरी व्हाट्सएप चैनल भी है। तो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी हम स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएँगे। इसके अलावा गूगल्स लाइसियम के डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। फॉरेन स्कॉलरशिप्स के हवाले से जो ग्रुप है उसमें मैं आज स्कॉलरशिप्स का भेजूँगा। 2 का मैंने भेजा था, मज़ीद का अभी मैं इस सेशन के बाद सेंड करूँगा। तो गूगल्स लाइसियम सिर्फ़ और सिर्फ़ पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी नहीं करवाती बल्कि बच्चों की पिछले 4 साल से करियर काउंसलिंग भी कर रही है। अभी मुझे कुछ नाम नज़र आ रहे हैं, जिनके लिए मैंने पहले भी सेशंस रखे थे, ठीक है? अभी आपकी एक क्लास फेलो हैं, इन्होंने तो मेजर भी मेरे सेशन की बदौलत चूज़ किया था। यानी तब भी करियर काउंसलिंग के ऊपर सेशन रखा था, तो इन्होंने 5वें सेमेस्टर में मेजर रखा था 2020 में, ठीक है? 2020 की बात है। तो गूगल्स लाइसियम कोई आज, कल या परसों नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह एक लेगेसी है हमारी, एक हमें काम करते हुए जो है वो 3 साल से ज़्यादा हो गया है। अभी मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। तो मेरा नाम उसामा रियाज़ है। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ गूगल्स लाइसियम का और मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। इसके अलावा मैं एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ और एनवायरनमेंट से रेलेवेंट मैं काम कर चुका हूँ। पाकिस्तान में भी काम कर चुका हूँ और बाहर भी कर चुका हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में मैंने जब मैं 8वें सेमेस्टर में था, तो मैंने इंडोर एयर पोल्यूशन की अवेयरनेस के हवाले से एक नेशनल कैंपेन स्टार्ट की थी और उस हवाले से फिर मैंने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर्स भी दिए थे। क्योंकि इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत से इश्यूज़ आते हैं, बहुत से हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, वो आते हैं। तो डॉक्टर्स को बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर्स के साथ मेरे लेक्चर्स थे, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, स्पेशली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते थे। तो हालाँकि खुद भी मेरा 8वां सेमेस्टर था, तो मुझसे वो लोग भी पढ़ रहे थे, जो मुझसे भी 1 साल आगे थे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी मेरा अपना बीएस कंप्लीट नहीं था, ठीक है? तो अभी मेरा अपना बीएस कंप्लीट नहीं था और मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा था। इसके अलावा मैंने अज़रबैजान में भी लेक्चर्स दिए हैं, उधर छोटे बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे। वहाँ पे उनका एक इदारा है आसान खिदमत मरकज़, उनके साथ मैं उनके प्रोजेक्ट में था, ठीक है? एज़ अ कंसल्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, इतनी हॉर्टिकल्चर आती नहीं है, मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आता है, मेबी मुझे कुछ भी ना आता हो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितना भी थोड़ा बहुत 2-3 लफ्ज़ आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो आगे पहुँचाएँ। तो जो भी 2-3 बातें हमने अपनी डिग्री में सीखी हैं, तो हमेशा कोशिश की है कि वो आगे कन्वे करें। इसके अलावा जो मेरा अपना कह लें कि गवर्नमेंट जॉब्स का एक्सपीरियंस है, तो पहली जो मेरी जॉब थी वो तो अज़रबैजान में ही थी। कोई वो परमानेंट जॉब नहीं थी, वो एक प्रोजेक्ट ही था। उसमें जितनी देर वो प्रोजेक्ट था, उतनी देर ही था, लेकिन प्रोजेक्ट तो अभी भी चल रहा है, लेकिन मैंने कुछ ही देर बाद छोड़ दी थी, इवन महीना भी नहीं थी की, ठीक है? तो जो मुझे प्राइवेट सेक्टर से पहली जॉब की ऑफ़र आई थी, वो 8वें सेमेस्टर में ही आ गई थी और 8वें सेमेस्टर में
मेरी डिग्री कंप्लीट होने से पहले मुझे 4 जॉब्स की ऑफ़र्स आई थी। और जो मेरा पाकिस्तान में अभी मेरी रिसेंटली ओके हुई है जॉब। अभी मेरी कोई जॉइनिंग वगैरह नहीं हुई। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो लेटर वगैरह मिलेगा, ठीक है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में भी मेरे हाईएस्ट हैं और इंटरव्यू में भी मेरे हाईएस्ट ही होंगे, ठीक है। एक ही सीट थी और वो मतलब ग्रीन सिग्नल मुझे मिल गया, तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो मेडिकल और फिर वो जॉइनिंग वगैरह हो जाएगी। तो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरी जो अभी जॉब होगी, कोई महीने के बाद स्टार्ट या 1.5 महीना लग जाएगा, तो वो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की है, ठीक है। तो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की है जॉब, ग्रेड 17 की, बेसिक पे 17 की। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने 2 दफ़ा असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी का भी टेस्ट क्लियर किया हुआ है। थोड़ा-सा मेरी लापरवाही थी कि मैं एक दफ़ा तो 2019 में जब टेस्ट हुआ, तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्लियर था और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी क्लियर था, और फिर कोरोना आ गया और पता ही नहीं चला। मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या? मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मेरा क्वालिफ़ाई ही था, लेकिन मुझे साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है? मुझे नहीं पता चला उसका। तो 2022 में फिर जब मैंने एमओडी की तैयारी के लिए बैच स्टार्ट किया था, तो तब मेरे स्टूडेंट्स का भी क्लियर हुआ था, मेरा भी क्लियर हुआ था। लेकिन मैं उम्रे पे गया हुआ था, तो मैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं दे सका। तो मेरे स्टूडेंट्स ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी दिया, मेरे स्टूडेंट्स इंटरव्यू तक गए। तो मेरे तकरीबन 2021 में 2021 में एमओडी में मेरे 8 स्टूडेंट्स की जॉब हुई है, और 2022 के एमओडी में इतने ही कोई 8-9 स्टूडेंट्स जो थे वो इंटरव्यू तक गए हैं, ठीक है? उन्होंने इंटरव्यू तक वो लोग गए हैं। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि एमओडी के अलावा और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिर मेरे स्टूडेंट लेक्चरार हैं, कोई बायोलॉजी का है, कोई बॉटनी का है, कोई ज़ूलॉजी का है, कोई मैथमेटिक्स का है, कोई इकोनॉमिक्स का है, ठीक है? किसी ने साइकोलॉजी का, लेक्चरर साइकोलॉजी का क्लियर किया, ठीक है? तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोज़ीशंस के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है? कोई हाँ, लेक्चरर इंग्लिश का भी मेरे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, ठीक है? तो हाँ, जो 2022 में ज़ेडटीबीएल की जॉब्स आई थी, उसमें मेरे स्टूडेंट्स क्वालीफाई हुए, जिसमें रुबीना नवाज़ है मेरी स्टूडेंट, वो भी ज़ेडटीबीएल में असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस हैं अपनी ब्रांच में। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ज़ेडटीबीएल की जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस के अंदर मेरे स्टूडेंट्स हैं, पंजाब पुलिस के अंदर मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। सब इंस्पेक्टर भी हैं और दूसरे रैंक्स के ऊपर भी हैं। फिर पीएमएस मेरी एक स्टूडेंट है, उसका पिछले साल पीएमएस क्लियर हुआ है, उसका सीएसएस भी क्लियर हुआ है। अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया, उसने इंटरव्यू दिया हुआ है। उसकी एलोकेशन हो जाए तो फिर उसके साथ मैं सेशन रखूँगा सीएसएस के हवाले से। तो मेरी स्टूडेंट का सीएसएस भी क्लियर हुआ है, पीएमएस भी क्लियर हुआ है, ठीक है? तो मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट टेस्ट क्लियर करके बैठे हुए हैं। जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो मेरी जो बेसिक डिग्री थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थी, और मेरा मेजर जो था वो हॉर्टिकल्चर था। फिर मैंने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया अज़रबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा मैं अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान से भी पढ़ा हूँ। अगर आप लोग कभी लाहौर जाएँ, तो लाहौर में एचिसन कॉलेज के साथ ही गवर्नर हाउस के बिल्कुल साथ एक इदारा है, नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी। यानी जो सीएसपीज़ होते हैं, उनकी प्रमोशन की उनकी जब प्रमोशन होती है तब उनकी ट्रेनिंग होती है। तो डिफरेंट उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मिड करियर प्रोग्राम और इस तरह के उनके प्रोग्राम्स होते हैं। 18वें से 19वें ग्रेड में जब जाना है, 19वें से 20वें में जाना है, 20वें से 21वें में जाना है, तो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। तो पाकिस्तान में तो नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग की जाती है। इसी तरह ही अज़रबैजान के अंदर एक इदारा है, अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान, जहाँ पे उनकी ब्यूरोक्रेसी की जो है वो ट्रेनिंग की जाती है। तो बाय चांस मुझे भी मौका मिला कि मैं भी 2 हफ्ते जो है
इस इदारे के अंदर पढ़ सकूँ और उस इदारे के अंदर मैं भी पढ़ा, और अगर टाइम हुआ एंड पे तो मैं उनका लेक्चर भी, एक लेक्चर जो पानी के ऊपर हुआ था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं बड़ा खुश हुआ था कि पाकिस्तान का ज़िक्र आया। लेकिन अफ़सोस की बात ये थी कि पानी ज़ाया करने वालों में हमारा ज़िक्र आया था, कि पाकिस्तान के अंदर पानी कम है और ज़ाया कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान का उन्होंने वो, और भी कंट्रीज़ थी जो पानी ज़ाया करने वाली कंट्रीज़ हैं और पानी की उन्हें कमी है, तो वो मैंने फिर उनकी स्लाइड्स की पिक्चर्स जो थी वो ले ली थी, कि मैं बाद में अपने दोस्तों को बताऊँगा कि शर्म करो, पानी ना ज़ाया किया करो। तो इसके अलावा मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, ठीक है? और एमफिल पॉलिटिकल साइंस जो है, वो भी मैं कर रहा था, लेकिन जॉब की वजह से मैंने एप्लीकेशन दी है, मैं फ्रीज़ करवा रहा हूँ उसको, तो वो उसको मैं फ्रीज़ करवा रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं इधर नहीं हूँगा, मेरी पोस्टिंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में होगी, तो पंजाब में नहीं है, तो इसलिए जो है, उसे मैं फ्रीज़ करवाऊँगा। वैसे तो मैं पंजाब से हूँ और मेरा ताल्लुक पंजाब से ही है, लेकिन जो ये लेक्चरर की सीट थी, ये ओवरऑल पाकिस्तान की थी, एक ही कॉलेज है उनका, तो इसलिए ये पूरे पाकिस्तान में एक ही सीट थी, जिसमें मैंने क्वालिफ़ाई किया। और ये मेरा इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन इतना लंबा देने की रीज़न ये थी कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर मैं आपका सर खाने लगा हूँ 4-5 दिन, तो आपको पता हो कि ये बंदा कौन है, जो हमारा इतना सर खाने जा रहा है। तो थोड़ा-सा सेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है? अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम करेंगे क्या? देखिए, आज मैं आपको थोड़ी-सी बेसिक्स बताऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर जॉब के हवाले से। एक सेशन हम रखेंगे जो लोग टीचिंग करना चाहते हैं, उनके हवाले से। एक सेशन हम रखेंगे पीएमएस एग्ज़ाम्स के ऊपर, एक सेशन हम रखेंगे सीएसएस एग्ज़ाम्स के ऊपर, एक सेशन हम रखेंगे आपके स्किल्स के हवाले से, कि आपको कौन से स्किल्स करने चाहिए, ठीक है? और हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में क्या चीज़ें हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये कोई एक ही दिन के अंदर बताने वाली बातें नहीं हैं। तो हम इंशाल्लाह 4 से 5 सेशंस रखेंगे, और 8 बजे से लेके 8:45 तक ये सेशन का टाइम हुआ करेगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो बच्चे जो बीएस में हैं, वो एमफिल करें या ना करें, ठीक है? और हम स्कॉलरशिप्स वगैरह की भी बात करेंगे। पाकिस्तान में अगर एमफिल की जाए, तो किस सब्जेक्ट की कहाँ पे अच्छी है, कहाँ पे अच्छी एमफिल की जा सकती है, एमफिल का किस क्या स्कोप होगा, अगर एमफिल नहीं करनी तो क्या करना है, ठीक है? तो हम सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ी-सी जनरल डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों ने अपनी डिग्रीज़ बताई हैं, तो आज जो है ना, मैं थोड़ी-सी जनरल बातें करता हूँ। देखो, पहली चीज़ जो मैं पिछले 4 सालों से समझा रहा हूँ, आपने अगर किसी एक सब्जेक्ट में डिग्री की है, तो लकीर के फ़कीर नहीं बन जाना कि मैंने जॉब भी इसी डिग्री से रेलिवेंट करनी है। मुझे बहुत से बच्चे कहते हैं, मेरी तो ये फ़ील्ड ही नहीं है, मेरी तो ये फ़ील्ड ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया में जॉब्स का जो सिनेरियो है वो इसी तरह का ही है, कि अक्सर होता यही है कि बच्चे डिग्री कोई और करते हैं, जॉब कोई और कर रहे होते हैं। तो डिग्री और जॉब 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जो डिग्री होती है वो आपको एलिजिबल तो करती है। देखिए, मेरी जो डिग्री थी क्या थी? मैं आपको बताता हूँ कि मेरी डिग्री थी एग्रीकल्चर, और मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था एग्रीकल्चर को लेके। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाता हूँ अपनी, कि मैं किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे एग्रीकल्चर को डिस्कस कर चुका हूँ। यानी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ एग्रीकल्चर के ऊपर। इतना ज़्यादा मैं पैशनेट था एग्रीकल्चर को लेके, स्पेशली हॉर्टिकल्चर को लेके। और मैं तो एमफ़िल का भी छठे सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में रिसर्च टॉपिक भी चूज़ करके बैठा हुआ था, कि मैंने एमफ़िल में रिसर्च क्या करनी है। मैंने किस तरह करनी है, कौन मेरा सुपरवाइज़र होगा। तो हर चीज़ मैंने प्लान की हुई थी। लेकिन मैंने अपने आप को
स्टडी किया, अपने आप को मैंने देखा कि क्या मतलब बहुत से फैक्टर्स थे ना, उन बहुत से फैक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं एज़ अ टीचर ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करता हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने मुझसे पढ़ा भी हुआ है। तो जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उन्हें पता ही होगा कि मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है, मेरा तरीका कैसा है। हालाँकि ऑनलाइन लर्निंग है ना, ये दुनिया की सबसे बदनाम लर्निंग है। पाकिस्तान में अगर किसी को कहा जाए ना कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो वो कहता है समझ नहीं आती। वो यही कहता है कि समझ नहीं आती। लेकिन कोई बच्चा मुझे नहीं कह सकता कि आपकी समझ नहीं आती। मेरी ऑनलाइन क्लासेस को कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे आपकी समझ नहीं आई, ठीक है? मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर क्लियर करूँगा कि आज तक मुझे कभी किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे समझ नहीं आई। हाँ, कोई इश्यूज़ आते हैं, इंटरनेट के इश्यूज़ आ गए, कोई इस तरह के इश्यूज़ आ गए, अगर किसी को समझ नहीं भी आती तो मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो एज़ अ टीचर मैं ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करता हूँ, तो मैं ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। तो फिर मैं इसी में ही मैंने कंफर्टेबल अपने आप को मतलब कंफर्ट ज़ोन में मैं आ गया, उसी में ही रहा। और हालाँकि एग्रीकल्चर मेरी फ़ील्ड थी, लेकिन एग्रीकल्चर ऑफ़िसर का मैंने कभी टेस्ट भी नहीं दिया। मुझसे पढ़कर बच्चों की पोज़ीशंस आई हैं, वो एग्रीकल्चर ऑफ़िसर बने हैं, लेकिन मैं खुद को एक अच्छा एग्रीकल्चर ऑफ़िसर नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा एग्रीकल्चर ऑफ़िसर नहीं बनूँगा, तो मैंने कभी टेस्ट ही नहीं दिया। ठीक है, मैंने एग्रीकल्चर ऑफ़िसर का कभी टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने आप को एक अच्छा एग्रीकल्चर ऑफ़िसर नहीं देखता। हालाँकि मैं तैयारी करवाता हूँ, बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, वो क्लियर भी करते हैं। ये नहीं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो क्लियर भी करते हैं। तो ये अपने दिमाग में से बात निकाल दें कि मैंने ये इस चीज़ में डिग्री की है, तो मेरी ज़िंदगी अब इधर ही है। अब इसके अलावा मेरी ज़िंदगी खत्म है। बहुत से लड़कियाँ होती हैं, वो कहती हैं जी हमने एग्रोनॉमी हमारा मेजर है तो एग्रोनॉमी में ही बताओ, पीबीजी मेजर है तो पीबीजी में ही जॉब बताओ। कोई कहती है मेरा केमिस्ट्री है, कोई कहती है मेरा मैथ है, मुझे मैथ की ही जॉब बताएँ। देखें, जॉब्स का सिनेरियो पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि आपको आपकी फ़ील्ड से रेलेवेंट जॉब मिले, ये 50-50 है। ये 50-50% है कि आपको आपकी जॉब आपकी फ़ील्ड से रेलेवेंट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। अज़रबैजान में मेरे साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे, तकरीबन 40 कंट्रीज़ के लोग थे। एक मेरा दोस्त जो था वो एग्रोनॉमिस्ट था, वो एक केमिकल लैब में काम कर रहा है। एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी फूड साइंस की, वो भी फूड साइंस की फ़ील्ड में जॉब नहीं कर रही। वो यूरोप चली गई, वो किसी और में कर रही है, उसकी एमफ़िल भी चेंज हो गई। तो बहुत से बच्चे हैं। एक मेरा जूनियर मुझे अभी कॉन्वोकेशन वाले दिन मिला, उसने एफटी के अंदर बीएस की यानी एग्रीकल्चर साइंसेज़ में बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, फूड साइंस मेजर रखा। अब उसका एमबीबीएस का तीसरा साल है। उसको बीएस करके पता चला कि मुझे एमबीबीएस करना चाहिए था। वो अब एमबीबीएस कर रहा है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 4 साल ज़ाया कर दो। आपने डिग्री कर ली है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, स्पेशली लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप जो है ना 4-5 साल की एक नई डिग्री स्टार्ट कर दें। आप लोगों के पास यही है जो आपके पास है, ठीक है? अब आप लोगों ने अपनी करंट एजुकेशन को यूज़ करके किस तरह आप लोगों ने जो है वो अपनी सक्सेस को जो है वो अचीव करना है, ठीक है? तो आप लोगों ने कामयाब किस तरह होना है, ठीक है? अब आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं। एक कि आप बाहर चले जाएँ, एक कि आप पाकिस्तान में रहें। अब बाहर का सिनेरियो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर पाकिस्तान का सिनेरियो जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बाहर जाने के 3 तरीके हैं। लड़कियों के लिए हाँ, लड़कियों के लिए भी अब 3 तरीके हैं, लड़कों के लिए भी 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 जो सबसे आसान है, स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें और स्कॉलरशिप अवेल करें और बाहर चले जाएँ।
बाहर कोई भी मुल्क हो चले जाएं, चाइना, तुर्किया, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, पोर्चुगल, इटली, यूके, इनमें से किसी भी मुल्क की स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है एमफिल की, पीएचडी की, बाहर चले जाएं। पोलैंड की भी, यूरोपियन कोई भी कंट्री अगर आपको, और स्पेशली जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, अगर उन्हें नेदरलैंड की स्कॉलरशिप मिलती है तो वो उनके लिए हीरे की कान के बराबर है। तो कोई भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है चले जाएं। ये ना देखें कि मुल्क कौन सा है, एक दफ़ा निकलें, एक दफ़ा बस निकलें। ठीक है। हाँ, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती तो फिर दूसरा क्या तरीका है। पहली बात है कि स्कॉलरशिप्स लग जाती हैं, बस ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा हाथ पाँव मारना पड़ता है, लग ही जाती है, मिल ही जाती है। दूसरा तरीका क्या है जी, अच्छा स्कॉलरशिप नहीं मिलती फिर क्या है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, तो आप लोग जो हैं वो सेल्फ स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, अपने पैसे लगा के बाहर जा सकते हैं, जो एक महंगा तरीका है, जो बड़ा एक्सपेंसिव है, जिसमें आपको फ़ी भी पे करनी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी पड़ती है, एक अच्छा खासा आपका खर्चा हो जाता है। तीसरा तरीका क्या है बाहर जाने का, तो ये है कि एक रिश्ता ढूँढें। ठीक है, बाहर वालों को बड़ा शौक होता है पाकिस्तान शादी करवाने का, वो लड़के वाले हों या लड़की वाले हों। ठीक है, तो लड़कों के भी रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, लड़कियों के भी ढूंढ रहे होते हैं। 2015 में जो मेरा जब मैंने एफएससी की थी तो मुझे मेरा खुद एक रिश्ता बाहर से आया था, जो मैंने ना कर दी थी। तो मेरा जो पहला रिश्ता था वो भी बाहर से ही आया था। तो मैंने इसलिए की थी कि मैंने बाहर नहीं जाना। तो खैर, तो तीसरा है कि शादी करके चले जाएँ। ठीक है, तीसरा जो तरीका है ना वो यही है कि शादी करके चले जाएँ। वो आपको बहुत से रिश्ते मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत रिश्ते वालियाँ बाहर के रिश्ते लेके घूम फिर रही हैं। ठीक है, तो वो भी आप, अच्छा अब बाहर नहीं जाना, अब बहुत से लोग हैं वो बाहर नहीं जाना चाहते, वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। तो अब उनके लिए क्या तरीकाकार है, अब वो क्या करें कि वो पाकिस्तान में रह के कामयाब हो सकें। देखिए, पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, बल्कि तीन कर लेते हैं। रास्ता नंबर एक, गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, एक रास्ता जो है वो है गवर्नमेंट जॉब्स का। दूसरा जो रास्ता है वो प्राइवेट सेक्टर है। तीसरा जो रास्ता है वो अपना बिजनेस है, अपना वेंचर। चौथा जो है, जो अब मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत सी लड़कियाँ इस रास्ते पे जाएंगी भी है, जाएंगी भी बहुत सी लड़कियाँ। वो चौथा रास्ता कौन सा है, गैस करें। बहुत सी लड़कियाँ ये चौथा रास्ता अडॉप्ट करेंगी, और वो चौथा रास्ता क्या है। फोर्थ फोर्थ पाथवे जो है वो क्या होगा, मुनज़्ज़ा खान ने ठीक बताया जी। जो चौथा रास्ता जो लड़कियां अडॉप्ट करेंगी वो है हाउस वाइफ। ठीक है, आपके बच्चों से पूछा जाएगा कि आपकी मदर क्या करती हैं, आप कहेंगे हाउस वाइफ। ठीक है, सॉरी आप नहीं, आपके बच्चे कहेंगे, आपके बच्चे कहेंगे मैं, हमारी मामा जो है वो हाउस वाइफ है। तो चौथा जो डेजिग्नेशन है जो बहुत सी लड़कियां अडॉप्ट करेंगी वो है हाउस वाइफ का। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों के मुल्क की इकोनॉमी का जितना बेड़ा अगर खुआ पड़ा है, आप लोगों को जॉब करनी पड़ेगी। जितनी इन्फ्लेशन होगी आज से 5 साल के बाद, जितनी इन्फ्लेशन होगी, जितनी स्कूल्स की फीस बढ़ेंगी, और जितने बिजली के बिल आएंगे, गैस के बिल आएंगे, तो जिस तरह बाहर होता है ना कि मर्द को और औरत को दोनों को कमाना पड़ता है और फिर उनका घर चलता है, इवन उनके बच्चों को भी कमाना पड़ता है, उस तरह 5 साल के बाद आप लोगों को भी कमाना पड़ेगा। वो हाउसवाइफ वाला जो चक्कर है ना, वो पुराना हो गया है, वो किस्सा परीना हो चुका है। अब जितनी महंगाई होने जा रही है ना, अभी तो हुकूमत नई नई आई है, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई, अभी पार्टी शुरू होनी है। अभी 25 तारीख को गैस डबल होने लगी है, यानी जिसको 1000 रुपया बिल आया है
वो 25 मार्च को अब उसको 25 मार्च के बाद जब डबल होगी तो 2000 बिल आएगा। तो हर चीज़ महँगी होने वाली है, हर चीज़ डबल रेट पे जाने लगी है। तो ये तो आप लोग दिमाग से निकाल दें कि हाउसवाइफ़ बन के गुज़ारा हो जाएगा। हाँ, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब करेंगे, उनको तो हाउसवाइफ़ मतलब कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? लेकिन जो मेरी तरह मिडल क्लास फैमिली से हैं, उनको इश्यू होगा, ठीक है? तो जो मेरी तरह ब्राउन फैमिली से हैं, बर्गर फैमिली से नहीं हैं, तो उनको तो इश्यू होगा, ठीक है? तो ब्राउन फैमिलीज़ को तो अपना सर्वाइवल के लिए ब्राउन फैमिलीज़ छोड़ें, मिडल क्लास को। जो मिडल क्लास है, उसको अपना सर्वाइवल अगर मेक श्योर करना होगा, तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर जॉब और प्राइवेट सेक्टर जॉब दोनों की नीड्स अलग-अलग है। गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने का तरीका अलहदा है, प्राइवेट जॉब को हासिल करने का तरीका अलहदा है। तीसरा जो है ना वो है बिज़नेस। बिज़नेस भी आपके पास काफ़ी तरह के हैं, ठीक है? बिज़नेस के अंदर आप लोग फिज़िकल बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस के अंदर आप लोग ऑनलाइन यानी ई-कॉमर्स कर सकते हैं। बिज़नेस के अंदर आप लोग अपने फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। अपने स्किल्स को जो है आप लोग दे सकते हैं, ठीक है? तो बिज़नेस के अंदर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जब मैं बीएससी में था, तो एक कंपनी थी टाइम्स, टाइम्स। टाइम्स कंपनी थी, ये क्या करती थी? ये 2015 की बात है। मैं पहला सेमेस्टर था, मेरी एक सीनियर आई मेरे पास, उनका जो था 3rd सेमेस्टर था, मैं बैठा हुआ हूँ बेंच पे तो 2 लड़कियाँ मेरे पास आईं। मुझे नहीं था पता ये मेरी सीनियर्स हैं। 2 लड़कियाँ मेरे पास आती हैं और मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर पहला हफ्ता था। मेरे पास आके कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। आपको टाइम्स का पता है? मुझे लगा शायद टाइम्स मैगज़ीन की बात हो रही है। तो मैंने कहा जी मुझे पता है, वो एक मैगज़ीन है। उन्होंने कहा नहीं, हम मैगज़ीन की बात नहीं कर रहे, टाइम्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इतनी कंट्रीज़ में काम कर रही है और अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप टाइम्स के अंदर इन्वेस्ट करें, तो आप लाखों, करोड़ों पता नहीं कितने कमा सकते हैं। अच्छा मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मैं जिस तरह उन्होंने बताया तो मैं तो मिलियनेयर बन जाऊँगा बड़ी जल्दी। मैंने कहा करना क्या होगा? जी आप 20,000 था या 22,000 था, आप इतने हज़ार की टाइम्स की प्रोडक्ट्स खरीदें, ये बड़ी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? और ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन्स हैं, सॉरी टाइम्स की मेडिसिन्स ज़्यादा होती हैं। तो वो चाइनीज़ कोई मेडिसिन्स हैं, ये वो इस तरह का सीन है। तो आप जी टाइम्स की मेडिसिन्स खरीदें, चीज़ें खरीदें, फिर आपने क्या करना है, और लोगों को टाइम्स की चीज़ें बेचनी है। जितने लोग खरीदते जाएँगे, आपको परसेंटेज मिलती जाएगी। इस तरह चेन बन जाएगी, तो जब वो आगे किसी को बेचेंगे, तो आपको भी पैसे मिलते जाएँगे। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, मैंने ना उनका नंबर ले लिया। उनका मैंने कार्ड ले लिया, नंबर ले लिया। मैंने कहा मैं आपको ना कल बताऊँगा। मैं हॉस्टल आया, तो मेरे कमरे में क्योंकि शेखुपुरा से हूँ मैं, तो शेखुपुरा के ना काफ़ी लड़के इकट्ठे हो जाते थे रात को ना, तो काफ़ी जो है ना वो शुगल मेला लगा ही रखते थे। तो शेखुपुरा का ही एक लड़का था, जो टाइम्स में 90,000 रुपए ज़ाया कर चुका था। ये 2015 के 90,000 की बात कर रहा हूँ। अब डॉलर जो था ना ₹100 का था, यानी उसने तकरीबन कितने डॉलर ज़ाया किए होंगे? $900, ठीक है? $900 उसने तब ज़ाया किए। अब जो है ना वो 90,000 बनते हैं 2,70,000। तो उसने मुझे सारा समझाया कि ये सारे का सारा फ्रॉड होता है। पहले आप बेवकूफ़ बनोगे, फिर आपने आगे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। उसको कहोगे जी ये इन्वेस्ट करो, फिर वो आगे लोगों को कहेगा इन्वेस्ट करो। तो इस तरह आप लोग बेवकूफ़ बना के यानी मैं 90,000 लगाया है और मैं दूसरों के भी 90-90,000 लगवाऊँगा और प्रॉफ़िट जो है 5,000 हो रहा है।
उस 5,000 को सर में मारना है। ये तो वही बात है कि मैं किसी को 1 लाख रुपया दूं और वो बदले में मुझे 5,000 रुपया दे दे और मैं कहूँ जी मैंने प्रॉफिट कमाया है। ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है। तो उसी तरह ही वो तो टाइम्स का था ना एक मेथड, वही टाइम्स का मेथड जो है अब आपको बहुत सी कंपनीज करती हुई नजर आ रही हैं। कोई बता सकता है? क्योंकि आजकल तमाम लड़कियां थोड़ी सी कह लें कि इतनी अवेयर नहीं होती, तो हर लड़की आसानी से बेवकूफ़ बन रही है आजकल। हर दूसरी लड़की बेवकूफ़ बनाई जा रही है। और इसलिए मैंने ज़रा ये टाइम्स वाली बात पहले की है। जी, FLP, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स हैं। क्या कहा जाता है? सिर्फ ये कहा जाता है कि ऑनलाइन बिजनेस है, ये ऑफिस देखें, और और उनसे जो है वो स्टेटस लगवाए जाते हैं व्हाट्सएप पे। एक पूरी धूम जो है वो मचाई जाती है, एक हवा क्रिएट की जाती है, टूर्स हैं, मीटअप्स हैं। ये कर करा के जो है ये ड्रामेबाजियां दिखा के तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये 2 नंबरी है। काइंडली आप लोग बचें, बचें इससे, इससे बचें। ठीक है? इससे बचें। खुदा के लिए इससे बचें। पहले आप लोग खुद अपने पैसे डुबोएँगे, फिर आप लोग जो हैं वो दूसरों के पैसे डुबोएँगे। ठीक है? तो आप लोग वही 90,000 जो हैं किसी और स्टार्टअप में लगाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ पेटू बावर्ची की। शेखुपुरा में पेटू बावर्ची है। पेटू बावर्ची का जो ओनर है वो मुझसे कोई 2 कुछ साल बड़ा है, और 2020 में गूगल लाइसेंस जब बनी थी, तभी पेटू बावर्ची जो था वो बना था। पेटू बावर्ची का जो बंदा था उसने अपने घर से, अपने किचन से स्टार्ट लिया, और अब जो है उसके स्टाफ में तकरीबन 20 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और फास्ट फूड की एक छोटी सी ये दुकान बन गई है, रूफ टॉप इनका काम है, घर से स्टार्ट लिया। तो इतना ही एक्सपैंड हुए क्यों? पेटू बुवर्ची ने तरक्की की। क्या राज है? एक, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहे। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो काम था, कंसिस्टेंट रहने के साथ साथ क्वालिटी को रखा, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो आप लोगों ने भी जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी काम स्टार्ट करें तो कंसिस्टेंट रहना है, और अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। गोगस लाइसियम के अंदर बच्चे क्यों अपने दोस्तों को रिकमेंड करते हैं? क्योंकि 2020 में जो मैंने स्टैंडर्ड रखा था, जो मैंने अपने पढ़ाने का, मैं स्लाइड्स रीड भी कर सकता हूँ, मैं समझाऊं भी ना, मैं जस्ट रीड कर दूं। मैं जो मैंने 2020 में रखा था कि हर बच्चे को मैंने चीज़ समझानी है, वही 2024 में है कि हर बच्चे को मेरी समझ आनी चाहिए। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि बच्चे को समझ क्यों नहीं आती। बच्चे को समझ आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो मुझे बताना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़, कि ऐसे ही बच्चों को जो है वो समझ ना भी आए तो खैर है, चलो। इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब ज़रा बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या होता है, फिर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएँगे। अभी ज़रा ना गवर्नमेंट सेक्टर की हम लोग ज़रा बात कर लें, फिर एक हम सेशन रखेंगे टीचिंग जॉब्स के हवाले से और लेक्चरर की जॉब्स के हवाले से। ठीक है? तो आज हम ज़रा बेसिकली डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स को। तो ये 4-5 दिन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक सेशन मैं अकेला 8वें सेमेस्टर वालों के साथ रखूँगा, जिसके अंदर मैं उन्हें बताऊँगा कि आप लोगों को एमफिल करनी चाहिए। अगर करनी भी चाहिए तो एमफिल को किस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए। फिर एक सेशन हम टाइम मैनेजमेंट के हवाले से रखेंगे। तो ये 4-5 हम सेशंस रखेंगे 45-45 मिनट के, ताकि आप लोगों को जो भी इश्यूज़ आते हैं, जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ क्या-क्या देख रही होती हैं, और प्राइवेट कंपनीज़ के जो बंदे हैं, जो हायर करते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके साथ भी आपके सेशंस में रखूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि जब वो लोग देख रहे होते हैं, तो वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं।
यानी स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे होते हैं कि हमने किसको रखना है, क्यों रखना है, ताकि आप लोग उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। तो सबसे पहले जी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा मेन है वो टॉपिक है जी गवर्नमेंट जॉब को वो किस तरह आप लोग सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है, वो 2 लेवल्स के ऊपर है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। अब जो फेडरेशन मुल्क होता है ना, पता है आप लोगों को फेडरेशन क्या होती है? आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप लोगों की 20-25 साल उम्र हो गई है, चलें 25 साल भी नहीं कर लें, 20 से 25 साल के दरमियान है आप लोग, इससे कोई छोटा नहीं है, ना इससे कोई बड़ा होगा। तो फेडरेशन क्या होता है? व्हाट इज़ अ फेडरेशन? फेडरेशन क्या चीज़ है? किस जिन का नाम है फेडरेशन? आप कहते हैं जी पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन वो मुल्क होता है जिसके अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट होती है और वो मुल्क जो है वो डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स मिलके बना रहे होते हैं। यानी पाकिस्तान तो बाद में बना है, पाकिस्तान बनने से पहले भी पंजाब था, सिंध था, खैबर पख्तूनख्वा था, बलूचिस्तान था। तो इन फेडरेटिंग यूनिट्स ने मिल के अपनी कुछ पावर्स को सरेंडर किया, अपनी कुछ पावर्स को गिव अप किया और इन्होंने मिल के एक नया मुल्क बनाया जिसका नाम है पाकिस्तान। तो ये एक फेडरेशन है। यानी पाकिस्तान को बनाने वाली जो चीज़ें थी वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। उन्होंने अपने आप के साथ मिल के अपने आप को इकट्ठा करके मुत्तहिद करके एक नया मुल्क बनाया, ठीक है? तो तो सूबे पहले से थे, मुल्क बाद में बना है, ठीक है? अक्सर होता क्या है कि मुल्क पहले बनता है, बाद में उसमें से सूबे बनाए जाते हैं। अमेरिका में भी पहले सूबे थे, बाद में उन्होंने मिलके मुल्क बनाया था, वो भी फेडरेशन है। यूएसए भी एक फेडरेशन है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में 2 हुकूमतें हैं, 2 गवर्नमेंट्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत। अब फेडरल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं, उनके टेस्ट एफपीएससी कंडक्ट करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। एफपीएससी जो है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट के टेस्ट लेता है। यानी ये एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एक रिक्रूटमेंट करने वाला डिपार्टमेंट है, जिसका काम है टेस्ट लेना, इंटरव्यू लेना और लोगों को भर्ती करना। अब एफपीएससी का जो भर्ती करने का प्रोसेस है, ये थोड़ा लंबा है। ये तकरीबन 1.5-2 साल ले लेता है। यानी एडवर्टाइजमेंट आने के बाद से लेके भर्ती तक जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोसेस है, ये मैक्सिमम 23 मंथ्स का है। 23 माह तक टाइम लग सकता है, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट आती है तो 3 या 4 महीने बाद उसका टेस्ट होता है। अगर एडवर्टाइजमेंट जनवरी में आई है तो कुछ तकरीबन जो 4 को महीने के बाद उसका टेस्ट होगा। टेस्ट का रिजल्ट आएगा कोई 2 महीने के बाद। फिर जो है वो इंटरव्यू भी इसी तरह लेट होता है, रिजल्ट आने को 3-4 महीने के बाद इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाएंगे। तो इस तरह करके वो साल से ज़्यादा बना लेते हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ना हम लोगों को हायर करें, जल्दी से जल्दी लोगों को भर्ती करें, ठीक है? अब जिस लेक्चरर की पोस्ट पे मेरी सिलेक्शन हुई है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी जून में पहले, फिर वो कैंसिल हो के सितंबर में आई। अब सितंबर में एडवर्टाइजमेंट आई है, अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। दिसंबर में टेस्ट हुआ, फरवरी में इंटरव्यू हुआ, ठीक है? और मार्च में मुझे पता चल गया कि मैं हूँ। तो अभी तक वो मेरा मेडिकल होना है महीने बाद, ईद के बाद गालबन होगा, वो ईद से पहले भी हो सकता है। फिर उससे पहले एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है? उसके ऊपर साइन होंगे, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद जो है वो फिर ज्वाइनिंग होगी। वो हो सकता है सितंबर में जाके हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के कुछ महकमे होते हैं जो चाहती हैं
कि जल्दी से जल्दी लोगों को हायर करें। तो जो जल्दी से जल्दी लोगों को हायर करना चाहते हैं ना, वो फिर प्राइवेट टेस्टिंग सर्विसेज की खिदमात को लेते हैं। एनटीएस, ओटीएस, ये प्राइवेट टेस्टिंग सर्विसेज हैं। एनटीएस, ओटीएस। वापडा का जो मैंने टेस्ट दिया था, ये ओटीएस ने लिया था। तो एनटीएस जो है वो भी प्राइवेट है, ओटीएस भी प्राइवेट है। अब जेड वालों ने भी जल्दी जल्दी भर्ती भर्ती करनी थी, तो उन्होंने बजाय एफपीएससी को जहमत देने के, उन्होंने ओटीएस के साथ ठेका किया और ओटीएस ने टेस्ट ले लिया। इसी तरह ही आईएसआई जो है, वो सीट जब देता है, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो सीट्स होती हैं ना, वो बेसिकली आईएसआई की सीट्स होती हैं। आईएसआई का तो आपको पता होगा, पाकिस्तान की क्या दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी, आईएसआई। तो दुनिया के अंदर एक नाम है आईएसआई का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो आईएसआई की जो जॉब्स होती हैं, वो पहले एनटीएस वाले टेस्ट लेते थे। जो मैंने पहला एमओडी का टेस्ट क्लियर किया था, वो एनटीएस ने लिया था। तो बाद में एमओडी वाले खुद ही पेपर बनाने लग गए। तो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ महकमे होते हैं, वो जल्दी रिक्रूटमेंट के लिए प्राइवेट इदारों को हायर कर लेते हैं। अभी जो प्राइवेट इदारों का प्रोसेस है, ये भी तकरीबन 1 साल का होता है। यानी अब आपके अप्लाई करने से लेके ज्वाइनिंग तक 1 साल तक लग सकता है। हाँ, अब जेड का जो प्रोसेस है, ये तकरीबन 6 माह का होता है। ज़राई तरक्याती बैंक वाले 6 माह के अंदर अंदर जो है वो आपको भर्ती कर लेते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि प्राइवेट टेस्टिंग सर्विस को जो डिपार्टमेंट हायर कर रहा है, वो कितनी जल्दी लोगों को रखना चाहता है। तो ज़राई तरक्याती बैंक वाले जो हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं, वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो लोगों को रख लेते हैं। ठीक है, तो ये थी फेडरल गवर्नमेंट। अब पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं, उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट जब सीट्स अनाउंस करती है, उनका टेस्ट कौन लेता है? पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो पंजाब गवर्नमेंट की जॉब का टेस्ट लेता है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल रखते हैं, वो केपीपीएससी का टेस्ट देते हैं। जो सिंध का डोमिसाइल रखते हैं, उनका टेस्ट लेता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। और बलूचिस्तान वालों के लिए है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। जो फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है ना, ये पूरे पाकिस्तान के लिए होती हैं। एफपीएससी की जो सीट्स होती हैं, उनमें चारों सूबों की सीट्स होती हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स होती हैं, और गिलगित बल्तिस्तान वाले भी जो हैं वो एफपीएससी के अंदर एलिजिबल होते हैं। अच्छा, आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों का भी एक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह ही जो गिलगित बल्तिस्तान है, उनका भी है गिलगित बल्तिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर एक का अपना अपना भी पब्लिक सर्विस कमीशन है। और जो फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो काम करता है। ठीक है, एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है वो काम कर रहा होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल? सबको क्लियर है यहाँ तक? जी ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जॉब्स का क्या सीन होता है। अब पहले हम बात करते हैं पीपीएससी की, और आज बात करते हैं सूबों की, बल्कि पांचों की कर लेते हैं। देखो, जॉब्स जो होती है ना, वो दो तरह की होती हैं। दो तरह की जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। दो तरह की जॉब्स आती हैं। ठीक है, एक जॉब होती है जो आपकी डिग्री रेलिवेंट होती है। एक जॉब वो होती है जो आपकी डिग्री के
रेलिवेंट होती है, वो आपकी डिग्री से रिलेटेड है, उस जॉब को क्या कहते हैं? उस जॉब को कहते हैं प्रोफेशनल सीट। वो होती है प्रोफेशनल सीट, ठीक है? वो जॉब होती है जी प्रोफेशनल सीट, कि ये फलां प्रोफेशन वाला बंदा जो है, फलां डिग्री वाला बच्चा जो है, वो इसमें एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसे हम कहते हैं प्रोफेशनल सीट, ठीक है? तो ये आपकी डिग्री से रेलिवेंट होती है, इसको हम प्रोफेशनल सीट कहते हैं। एक जॉब आती है जिसे हम कहते हैं जनरल सीट। अब जो जनरल सीट होती है, वो कौन सी होती है? जनरल सीट वो जॉब होती है कि जिसमें हर बंदा अप्लाई कर सकता है। ये डिग्री रेलिवेंट, डिग्री सेंट्रिक नहीं होती। इसमें जस्ट उन्होंने मेंशन किया होता है कि हमें बैचलर्स बंदा चाहिए, हमें मास्टर्स चाहिए, हमें 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, हमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, बस। किस सब्जेक्ट में चाहिए ये नहीं बताया। तो ऐसी सीट्स में बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, बीडीएस, डीवीएम, सब लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। जनरल सीट्स में आप सब के सब एलिजिबल हैं। तो जनरल सीट्स वो सीट्स होती हैं जिसमें आप सब के सब लोग जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। कोई बंदा जो है वो ये नहीं कह सकता कि जी ये मेरी डिग्री के रेलिवेंट नहीं है, वो सबके रेलिवेंट है, उसमें सब लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब पंजाब पब्लिक, अच्छा आप में से कोई खैबर पख्तूनख्वा से है, कोई सिंध से, कोई बलूचिस्तान से, कोई है? आप अब कोई है पंजाब के बाहर का? पंजाब के बाहर का कोई है जिसका ताल्लुक पंजाब से ना हो? सब लोग पंजाब से हैं, सब लोग पंजाब से हैं। पूछ रहा हूं मैं, थम्स अप कर रहे हैं, पूछ रहा हूं मैं। जी ठीक है, तो सब लोग जो हैं पंजाब से हैं। तो पंजाब का जो इदारा है वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ये वो महकमा है जिसका काम है लोगों को पंजाब हुकूमत की नौकरियों के लिए भर्ती करना। ये एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है? इनका काम है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल पुलिस वालों को बंदे भर्ती करने हैं, तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो एक रिक्वेजिशन बनाती है और वो पीपीएससी वालों तक भिजवा देती है कि हमें इतने बंदे चाहिए और इनकी ये क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है? तो आप लोग जो है ना ये बंदे भर्ती करके हमें दो। तो वो फिर पीपीएससी जो है इश्तिहार देती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, और आप लोग जो हैं उस पे अप्लाई करते हैं। पीपीएससी टेस्ट लेता है, फिर इंटरव्यू लेता है, ठीक है? इंटरव्यू लेने के बाद जो है उन बंदों को डिपार्टमेंट की तरफ रेफर कर देता है, फिर आप जाने और डिपार्टमेंट जाने। लेकिन टेस्ट किसने लेना है, इंटरव्यू किसने लेना है? वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। आपकी हायरिंग जो है वो कौन कर रहा है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो जॉब को हासिल करेंगे। अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 3 तरीकों से लोगों को हायर करता है। 3 मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए ये लोगों को हायर करते हैं। मेथड नंबर 1, वन पेपर एग्ज़ाम, यानी कोई नॉर्मल सीट है जिस तरह एग्रीकल्चर ऑफिसर की होती है। अब ग्रेड 17 का तो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, लेकिन एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास उस लेवल की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? फिर इस तरह लेक्चरार की सीट है,
तो बहुत सी ऐसी सीट्स होती है जिसमें अथॉरिटी कम होती है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, होती है लेकिन माइनर होती है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल नहीं होती। तो ये जो सीट्स होती हैं इस पे फिर एक ही 100 MCQs का पेपर लिया जाता है और उसे कहते हैं वन पेपर एग्जाम। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वन पेपर एग्जाम। ठीक है, वन पेपर एग्जाम। अब एक तरीका ये है कि पीपीएससी वाले एक ही पेपर लेंगे और जो उसे क्लियर करेगा उसका इंटरव्यू ले लेंगे। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिनमें अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें अथॉरिटी जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस तरह तहसीलदार है, तहसीलदार के पास पूरी की पूरी तहसील होती है। इसी तरह ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, अथॉरिटी वाली पोस्ट है। और भी बड़ी पोस्ट है जिसमें अथॉरिटी होती है, उनका होता है रिटन एग्ज़ाम। उनका क्या होता है? उनका होता है रिटन एग्ज़ाम। अब रिटन एग्ज़ाम से क्या मुराद है? जब पीपीएससी किसी पोस्ट के लिए दो या दो से ज़्यादा पेपर कंडक्ट करवाता है उसे कहते हैं रिटन एग्ज़ाम। दो या दो से ज़्यादा जब पीपीएससी पेपर लेता है उसे कहते हैं हम रिटन एग्ज़ाम। यानी दो पेपर वो एमसीक्यूज के भी ले सकता है, वो सब्जेक्टिव भी ले सकता है, ये मर्जी है पीपीएससी की। अब 2020 में जब तहसीलदार की सीट्स आई थी तो वो भी रिटन एग्जाम था। दोनों दो पेपर हुए थे, 100 मार्क्स के दो पेपर हुए थे, वो एमसीक्यूज के थे। इंग्लिश के भी एमसीक्यूज आए थे 100, और जो जीके का पेपर था उसके भी 100 एमसीक्यूज आए थे। वो एमसीक्यूज के दो पेपर थे। इसी तरह ही अब जो तहसीलदार की सीट्स आई थी 2023 में, उसमें उन्होंने चार पेपर रख दिए। उसमें उन्होंने कितने पेपर रख दिए? उसमें उन्होंने रख दिए चार पेपर। दो एमसीक्यूज के 100 मार्क्स के, दो एमसीक्यूज के, दो जो हैं वो सब्जेक्टिव पेपर रख दिए, एक इंग्लिश का सब्जेक्टिव और एक उर्दू का सब्जेक्टिव। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या चाहती हैं। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में कम से कम दो पेपर होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा पेपर लेंगे वो रिटन एग्जाम होगा। फिर तीसरा क्या मेथड है? तीसरा मेथड है पीएमएस, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। देखो, पंजाब की भी एक ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, अब पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसे ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, प्रोनंसिएशन, इसकी जो प्रोनंसिएशन है ना वो थोड़ी इंग्लिश में फ़र्क है। ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, अब उर्दू में बात कर रहा हूँ तो मैं ब्यूरोक्रेसी कहूँगा क्योंकि उर्दू में ब्यूरोक्रेसी वर्ड है, इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी नहीं होता। तो पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, इसकी जो सिलेक्शन है वो जस्ट एक पेपर या दो पेपर से नहीं की जा सकती। ठीक है, अब पंजाब या किसी भी सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी सिलेक्शन के लिए फिर पीएमएस जो है वो कंडक्ट किया जाता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। अब पीएमएस के ऊपर मैं एक अलहदा से सेशन रखूंगा आप लोगों के साथ, पूरा 45 मिनट का एक सेशन रखूंगा जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ओवरव्यू दे दूं। पीएमएस में 12 पेपर होते हैं, 12 पेपर होते हैं पीएमएस में। ठीक है, पीएमएस में 12 पेपर होते हैं, 100 नंबर के 12 पेपर होते हैं पीएमएस में। ये 1200 नंबर का पीएमएस होता है, 1200 मार्क्स का होता है पीएमएस। ठीक है, 1200 नंबर का ये एग्जाम होता है, और जो इसको क्लियर करता है वो बनता है असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए होता है। पता है असिस्टेंट कमिश्नर क्या होता है? पता है आप लोगों को क्या होता है असिस्टेंट कमिश्नर? असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए जो है वो आप पीएमएस देते हैं। अच्छा, अब वन पेपर एग्जाम की तरफ आप लोग आ जाएं। वन पेपर एग्जाम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक प्रोफेशनल सीट का होता है, एक जनरल सीट का होता है। प्रोफेशनल सीट, प्रोफेशनल सीट की जो एडवर्टाइजमेंट होती है
मैं आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ये मैंने एक पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन की है। इसमें जी लिखा हुआ है केस नंबर 81 RG 2022। 40 पोस्ट आई हैं, 38 ओपन मेरिट पे हैं, 2 माइनॉरिटी कोटा की हैं। ओपन मेरिट क्या होता है? ओपन मेरिट मींस कि मेल और फीमेल दोनों इसमें काउंट होंगे। ओपन मेरिट में मेल और फीमेल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों काउंट होते हैं ओपन मेरिट पे। ओपन मेरिट का मतलब है कि फीमेल्स के लिए भी उतनी ही है जितनी ये मेल्स के लिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर की ये पोस्ट थी। ठीक है, अब आगे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देखें। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, सेकंड डिवीजन इन एग्रोनॉमी, फला फला फला। अब क्वालिफिकेशन में उन्होंने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर दिया। जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये एक प्रोफेशनल सीट है। जस्ट इस सब्जेक्ट के बंदे जो हैं इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और बंदा जो है वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो क्वालिफिकेशन लिख दी गई है यही अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आई थी। ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आई थी, इनको जरा देखते हैं। मैं ना थोड़े आपको एडवर्टाइजमेंट और ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको जनरल सीट का भी जो है वो आइडिया हो। रुकिए जरा एक मिनट ना, आपको जनरल सीट का भी बताते हैं। बस एक मिनट। अच्छा जी, अभी एक जनरल सीट में आपको दिखा रहा हूँ। अभी जनरल सीट में आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर देखें क्या लिखा हुआ है। 2 पोस्ट आई हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट या हेड क्लर्क। और रिक्वायर्ड क्या है? क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रिक्वायर्ड है? क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जी, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन है? क्या यहाँ पे उन्होंने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो मेंशन किया हुआ है? बताएं जी चैट में। चैट में गूगल लाइसियम के ऊपर क्लिक करें और गूगल लाइसियम के ऊपर क्लिक करके गूगल लाइसियम को मैसेज करें कि क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो जब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो नहीं मेंशन नहीं बताया तो फिर कौन अप्लाई कर सकता है?
जब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं बताया, इसका मतलब है तमाम सब्जेक्ट वाले जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम सब्जेक्ट्स वाले जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये एक जनरल सीट है, ये एक जनरल सीट है। तो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट पढ़ना आनी चाहिए। अगर लिखा है जी मास्टर्स रिक्वायर्ड, बैचलर्स रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। कोई समझ आई आप लोगों को? कोई आइडिया हुआ? कोई आइडिया हुआ आप लोगों को? कोई फर्क पता चला कि जनरल सीट क्या होती है और प्रोफेशनल सीट क्या होती है? कोई फर्क पता चला? जी ठीक है। ठीक है, तो ये बात आपकी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को बताई थी। अभी तक जो गवर्नमेंट जॉब्स की बातें मैंने आपको बताई हैं, दो तीन, क्या आपकी यूनिवर्सिटीज ने आपको बातें ये बताई? यूनिवर्सिटीज जो होती हैं ये आपको सिर्फ एक स्विमिंग किट पहना के समंदर में फेंक देते हैं। वो जो आप 4 साल फीस भरते हैं, उस स्विमिंग किट की फीस है जो तैरने के लिए आपको एलिजिबल करती है। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले आपको तैरना नहीं सिखाते। वो एक स्विमिंग किट जो है वो आपको पहना देते हैं और समंदर में आपको फेंक देते हैं। जो तैर जाएगा खुद ही वो बच जाएगा, जो नहीं तैरेगा वो बस बेचारा स्ट्रगल ही करेगा। ठीक है, वो स्ट्रगल में रहेगा। तो यूनिवर्सिटीज वाले कभी भी नहीं बताते। और मेरा यही गिला रहता है हमेशा कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बस डिग्रियां बांट रही हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स पैदा नहीं कर रही। तो हम लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज को 80-80 हज़ार, 1-1 लाख फीस जो है पर सेमेस्टर सुकून से दे देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो हैं वो अपने ऊपर कुछ नहीं इन्वेस्ट करते। अच्छा, अब प्रोफेशनल सीट का सिलेबस क्या होता है? देखें, जब उन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन कर दी है कि इस सब्जेक्ट वाला बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है, तो उसका जो 100 MCQs का टेस्ट होगा, 100 MCQs का टेस्ट होगा। 100 MCQs में से 50 में से 80 MCQs जो हैं वो आपके सब्जेक्ट में से आएंगे। जो सब्जेक्ट वहां पे मेंशन है उसमें से आएंगे 50 से 20 से 50 MCQs आएंगे जीके में से। ये एडवर्टाइजमेंट में वो मेंशन कर देते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट में ये लिख देते हैं कि सब्जेक्ट में से कितने आएंगे और जीके में से कितने आएंगे। ये जीके, फॉर एग्जांपल, जीके के 20 MCQs। अब लेक्चरर के अंदर जीके के 20 MCQs होते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर में जीके के 20 MCQs होते हैं। अब ये 20 MCQs की क्या वर्थ है? ये जो जीके के 20 MCQs है ना, ये है मेक और ब्रेक। मैं 2020 से बच्चों को ये बात समझा रहा हूँ कि ये मेक और ब्रेक है। बच्चे क्या करते हैं कि वो 100 MCQs हैं जी, 80 MCQs हमारे सब्जेक्ट में से आने हैं, तो अपने सब्जेक्ट को कर लो, जीके को छोड़ दो, जनरल नॉलेज को गोली मारो, जनरल नॉलेज नहीं करना। उसका क्या रिजल्ट निकलता है? आपके जो सब्जेक्ट के 80 MCQs होते हैं उन उनमें जो आपका टॉपर होगा, लाइक बच्चा होगा, उसे 50 MCQs आते होंगे, आपको आते होंगे 45। इससे ज्यादा किसी को नहीं आते। बहुत थोड़े MCQs आते हैं, किसी को 50 भी मर के आ रहे होते हैं। आपका और आपके टॉपर का कोई 5-10 MCQs का फर्क होता है। आपका जो टॉपर है उसका एक वीक पॉइंट है, उसका जीके से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी क्लास में देख लें, पढ़ते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, आपके जो टॉपर्स हैं उनका जीके कितना कुछ स्ट्रोंग है। सीजीपी है 3.9। और ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान एशिया के किस रीजन में लोकेटेड है, नहीं पता होगा उनको। ठीक है,
तो ये उन्होंने इसीलिए 20 MCQs रखे हैं कि जो एवरेज बच्चे हैं वो जीके को थोड़ी सी एफर्ट करके अगर 20 में से 13-14 MCQs अपने निकाल जाते हैं जीके के, तो वो टॉपर्स को पीछे छोड़ देंगे। पीपीएससी वालों को भी पता है कि टॉपर्स जो हैं उनका जीके से कोई लेना देना नहीं होता। मेरे पास बहुत से गोल्ड मेडलिस्ट पढ़ते हैं, हर बैच में मेरे पास गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट होते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम? इसलिए पढ़ते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी वाले उन्हें जीके नहीं पढ़ा रहे, वो मुझसे पढ़ते हैं और वो जॉब सिक्योर कर लेते हैं। अब पिछली दफ़ा जो आमना रशीद हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीएससी में, एमफिल में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। एमफिल में होती ही सिल्वर मेडल है। तो उन्होंने मुझसे जीके पढ़ा था, उनका सेशन, इंटरव्यू सेशन सुन लें वो क्या कह रही हैं जीके के बारे में। इकरा नज़ीर 5वीं पोजीशन आई है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, मेरी जीके की स्टूडेंट थी, एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी तैयारी की थी। उनका सुन लें जीके के बारे में उनका क्या ख्याल है। लेक्चर बायोलॉजी मेरी जो स्टूडेंट है जैनब नूरीन, उनका सुन लें ज़रा, जीके के बारे में उनका क्या ख्याल है। ठीक है, जितने भी लोग जो प्रोफेशनल सीट्स के ऊपर जॉब कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि जीके की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये मेक और ब्रेक करता है, ये फर्क डालता है। ठीक है, यही आपकी पोजीशन बनाता है। आपका जो मेरिट बन रहा होता है ना, वो 0.25% से वो रह सकता है। ठीक है, सिर्फ 0.25% जो है वो आपको हीरो से जीरो बना सकता है और जीरो से हीरो बना सकता है। ठीक है, तो हीरो से जीरो और जीरो से हीरो जो है वो आप 0.25 मार्क से भी बन सकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब जनरल सीट, जो जनरल सीट होती है ना, इसमें हर सब्जेक्ट का बंदा एलिजिबल होता है। हर सब्जेक्ट का बंदा जो है जनरल सीट में अप्लाई कर सकता है। इसलिए जनरल सीट का जो पेपर होता है वो 100% जनरल नॉलेज होता है। आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना। जनरल सीट में आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना। जो भी आना है वो सारे का सारा जो है वो जनरल नॉलेज में से आना है, वो जीके में से आना है। आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना। आपने जो कुछ भी पढ़ा 4 साल में वो एक साइड पर है और ये जनरल नॉलेज एक साइड पर है। और पूरा साल जनरल सीट्स आती हैं। आपके सब्जेक्ट की जो सीट है वो साल के बाद एक दफा आएगी या 2 साल के बाद एक दफा आएगी। मर मरा के वो 2 साल में एक दफा आती है। लेकिन आप किन के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे? आप जनरल सीट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। जनरल सीट्स जो है ये हर हफ्ते आती हैं, हर महीने आती हैं। तो आ जाके जनरल सीट्स, इनके ऊपर आपको जो है ना वो इन्हिसार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट की जो सीट्स हैं वो बहुत कम आती हैं, वो शाज़ो नाज़र आती हैं। ठीक है, वो बहुत कम आती हैं। ठीक है, वो बहुत कम आती हैं। तो जिन लोगों को, स्पेशली लड़के, लड़कों को तो जॉब करनी करनी होती है। लड़के ये नहीं कह सकते कि हम हाउस हस्बैंड बन के रह लेंगे। ठीक है, तो लड़कों को तो लाजमी जॉब करनी पड़ती है। तो वो तो फिर उन्हें जनरल सीट तो करनी, सिक्योर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जनरल सीट ज्यादा आती हैं, प्रोफेशनल सीट्स बहुत थोड़ी आती हैं। ठीक है, तो कोई सवाल है तो पूछें। आज के सेशन तक, आज का सेशन यहाँ तक करते हैं हम। इंशाल्लाह फिर हम इसको करेंगे, अगले सेशन में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अब आप लोगों को पता चल गया कि जनरल सीट क्या होती है, प्रोफेशनल सीट क्या होती है। अब कोई सवाल है तो पूछें। अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछें। सर जनरल सीट्स के लिए क्या सिलेबस है? जनरल सीट्स का जो सिलेबस है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंदर 10-12 सब्जेक्ट्स हैं। पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी, इस्लामियात, जनरल साइंस, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स,
स्पोर्ट्स, जनरल इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, एक सवाल आया है, टेस्ट के रिजल्ट्स के अलावा हमारे एकेडमिक रिजल्ट्स भी मेरिट में इंक्लूड होते हैं। देखो, पीपीएससी वालों को कोई सरोकार नहीं है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो या नहीं हो। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होता है आपका टेस्ट। ठीक है, वो होता है आपका टेस्ट। अब जरा टेस्ट को समझे। 6 लोगों ने टेस्ट दिया। कितने लोगों ने टेस्ट दिया? 6 लोगों ने टेस्ट दिया। एक सीट है, जस्ट वन सीट है। 6 लोगों ने टेस्ट दिया है। एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू की कॉल की जाती है। पीपीएससी में एक सीट पे 5 लोगों को और एफपीएससी में एक सीट पे 3 लोगों को कॉल की जाती है। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 1 की सीजीपी है 4.0। 4/4 कर लेते हैं। ठीक है, पर्सन नंबर 1 में टेस्ट में कितने नंबर लिए हैं? टेस्ट में इसके नंबर आए हैं 36। पर्सन नंबर 2 3.8 सीजीपी है। टेस्ट में नंबर आए हैं 39। पर्सन नंबर 3 3.7 सीजीपी है। टेस्ट में नंबर आए हैं 40। पर्सन नंबर 4 3.3 सीजीपी है। टेस्ट में नंबर आए हैं 45। पर्सन नंबर 5 2.9 सीजीपी है। टेस्ट में नंबर आए हैं 50। पर्सन नंबर 6 2.5 सीजीपी है। टेस्ट में नंबर आए हैं 40। अब आप लोग मुझे बताएं, किन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? अब आप लोग बताएं कि किन लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाता है। 5 लोग वो जो टेस्ट को पास कर चुके हों। 40 नंबर पीपीएससी का जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो 40 नंबर है। लेकिन जो टॉपर होंगे 5, जिनका टेस्ट पास भी होगा और वो टॉप 5 के अंदर आ रहे होंगे, वो बुलाए जाएंगे। तो टेस्ट पास किस किस का हुआ है? टेस्ट पास हुआ है कैंडिडेट नंबर 5 का, कैंडिडेट नंबर 4 का, कैंडिडेट नंबर 6 का और कैंडिडेट नंबर 3 का। अब कैंडिडेट नंबर 1 और 2, इनकी सीजीपीए जो है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टेस्ट पास नहीं कर सके। और ये कोई मैं मजाक नहीं किया, मैंने आपको रियलिटी बताई है। मेरे पास गोल्ड मेडलिस्ट का ना ढेर लगा हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता कितने गोल्ड मेडलिस्ट, कितने सिल्वर मेडलिस्ट, कितने ब्राउन्ज मेडलिस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वो बेचारे जब वो खुद तैयारी करते थे तो वो टेस्ट पास नहीं कर पाते थे। मैंने आपको उसकी आमना की बात बताई। मैं आपको बता देता हूँ इसका। सिद्रा राशिद, मेरी स्टूडेंट सिद्रा राशिद। सिद्रा राशिद जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो सिद्रा राशिद ने जीके मुझसे पढ़ा था। उससे पहले उन्हें पीपीएससी का भी मतलब नहीं था पता है। ठीक है, आपकी सीजीपीए, आपका गोल्ड मेडल टेस्ट में कोई अहमियत नहीं रखता। फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू। किसी ने नहीं देखना कि आपके पास गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है या नहीं है। वो मैटर नहीं करता। जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा, इंटरव्यू पास हो जाएगा, जब आप दोनों क्लियर कर लोगे, तो फिर तीसरे नंबर पे आपके एकेडमिक के नंबर काउंट होते हैं। और एकेडमिक के जो मार्क्स होते हैं, उनकी जो परसेंटेज होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो वेटेज है वो टेस्ट और इंटरव्यू की ज़्यादा है और एकेडमिक की बहुत थोड़ी है। एकेडमिक की तो उनकी 1/4 के बराबर है। ठीक है, और एकेडमिक में सबके तकरीबन बराबर ही होते हैं। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता।
तो एकेडमिक मार्क्स तो तब मैटर करेंगे ना जब आपका टेस्ट भी क्लियर हो, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो, तो फिर एकेडमिक मार्क्स मैटर करते हैं, वरना एकेडमिक मार्क्स मैटर नहीं करते। अब एकेडमिक मार्क्स कौन से मैटर करेंगे? अगर आपने पीएचडी की हुई है ना, अगर आपने पीएचडी की हुई है, आप पीएचडी करके बैठे हुए हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आप पीएचडी हैं, किसी बंदे ने नहीं पूछना कि आपने एमफिल की है, आपने पीएचडी की है, किसी ने नहीं पूछना। आपके एकेडमिक मार्क्स में पता है कौन से मार्क्स काउंट होंगे? आपके मैट्रिक के, आपके इंटर के और आपके बैचलर्स के। किसी ने नहीं बात करनी कि आपने एमफिल की थी, आपने पीएचडी की थी, किसी ने पूछना तक नहीं है। ना एमफिल के नंबर लगने हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर में, ना एमफिल के नंबर लगने हैं, ना पीएचडी के नंबर लगने हैं। हाँ, अगर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आई थी और उसमें उन्होंने एमफिल मांगी हुई थी, तो फिर उसके अंदर जो है वो मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स और एमफिल के नंबर जो है काउंट होंगे। कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें इंटर रिक्वायर्ड होता है, इंटर मांगा होता है, जस्ट इंटरमीडिएट मांगा होता है। उन पोस्ट में आपके जस्ट मैट्रिक और इंटर के नंबर जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। किसी ने नहीं कहना कि अच्छा पीएचडी की है, एमफिल किया है, उनके जरा नंबर बताओ, किसी ने मांगना भी नहीं है। वो आप कहीं भी नहीं आनी आपकी पीएचडी एमफिल, जो रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर किसी पोस्ट में पीएचडी रिक्वायरमेंट है, बहुत सी ऐसी पोस्ट आती हैं जो ग्रेड 19 की होती हैं, 20 की होती हैं, यानी कोई डायरेक्टर लगना है, एक ही सीट आती है, 5 साल बाद, 10 साल बाद डायरेक्टर की। कोई डायरेक्टर लगना है, कोई कोई प्रिंसिपल साइंटिस्ट लगना है, तो पीएचडी मांगा हुआ है, उसमें वो पीएचडी को काउंट करेंगे। ये जो ग्रेड 16 की, ग्रेड 17 की पोस्ट होती है ना, इसमें नहीं पीएचडी वगैरह मांगी होती। ठीक है, ये हद से हद एमफिल होती ही है, वो भी रिसर्च में। जो रिसर्च वाले इदारे होते हैं वहां पे एमफिल की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज एमफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ आइए आप लोगों को? कोई पता चला आप लोगों को? कुछ समझ आई है इस बात की? आज मैंने एग्रीकल्चर ऑफिसर के हवाले से एक सेशन रखा था, मिस नेहा कायनात के साथ, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनी है और अभी उनकी पोस्टिंग हुई है। तो उन्होंने जब एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, तो उनकी एमफिल नहीं थी हुई। ठीक है, उनकी एमफिल नहीं थी हुई। एमफिल तो उनकी अब आके हुई है, एमफिल तो अब आके 2023 के एंड पे करके उनकी एमफिल हुई है। नोटिफिकेशन जो है ये अक्टूबर नवंबर के अंदर आया होगा या दिसंबर के अंदर, तो उनकी सिलेक्शन तो पहले से हो गई है। ठीक है, एमफिल के चौथे सेमेस्टर में उन लोगों के टेस्ट पास हो गए थे और इंटरव्यूज हो गए थे। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर में एमफिल नहीं होती। इसी तरह ही लेक्चरार है, अगर आपने टीचिंग की तरफ जाना है, लेक्चरार बनना है, तो एमफिल जो है उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई भूले से कोई 15 साल के बाद, 10 साल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट आती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट में एमफिल जो है वो रिक्वायर्ड होती है। यहाँ जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, इसमें जो लेक्चरार की सीट्स होती हैं, उसमें एमफिल जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज जो ग्रेड 17 के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की लेक्चरार की सीट्स हैं, उसमें एमफिल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, उसमें एमफिल रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक ही था। तो कल इंशाल्लाह 8 बजे हमारा सेशन बिल्कुल एग्जैक्ट 8 बजे जो है वो स्टार्ट होगा, और उस कल हम जो है वो फर्दर गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से जो है वो बात करेंगे। ठीक है, और इसी तरह ही हमने ये पूरा वीक जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बात करनी है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के हवाले से भी करनी है, और इस हवाले से भी करनी है कि क्या एमफिल करनी चाहिए, जॉब की तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। एमफिल के टेस्ट भी हैं, सारा कुछ है, जो भी आप लोगों के माइंड में चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ों को वो डिस्कस करेंगे। वो ज़रूरी ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।